सरकार आखिरकार विशेष सत्र क्यों बुला रही है? ये खबरें क्या संकेत देती हैं? और दूसरी तरफ एक खबर और आती है कि शाह ने आरएसएस के सामने शर्त रख दी। मोदी के उत्तराधिकारी के लिए आरएसएस क्या किसी एक मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे कर चुका है? और वो मुख्यमंत्री इस वक्त आरएसएस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहा है। शाह और इसी बीच ब्रह्मास्त्र चल देते हैं, वो ब्रह्मास्त्र जिसमें सत्र बुलाने तक की खबर आती है। और ये खबरें कड़ी दर कड़ी कोई एक बड़े सियासी तूफान की तरफ संकेत देती है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश सामने आते हैं, एक बड़ा दावा करते हैं और उस दावे से हड़कंप मच जाता है। एक एक खबर अब हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी आरएसएस इस सत्र के बीच में कहां से आया, बीजेपी के भीतर क्या कुछ बड़ा चल रहा है जिसका जिक्र किया जा रहा है। नितिन नवीन की टीम बन गई, सबने देखा, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक मुख्यमंत्री की एंट्री करवाना चाहता है आरएसएस। और शाह ने 3 मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की क्या शर्त रख दी है। खबर आई कहां से? आप कहेंगे भाई खबर का आधार क्या है, अभी बताऊंगा आपको। लेकिन बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या है? पार्लियामेंट्री बोर्ड का मतलब ये समझिए कि सबसे ताकतवर बोर्ड। कहने को तो गुजरात लॉबी ही सब फैसले लेती है, गुजरात लॉबी समझ रही आप, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है वो अंतिम फैसले आधिकारिक तौर पर कि भाई टिकट बंटवारा, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्या कुछ भविष्य की रणनीति रहेगी, किसके साथ गठबंधन करना है किसके साथ नहीं करना, ये सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है। अब खबर ये आ रही है कि आरएसएस ने एक चेहरे को लेकर दबाव बनाया है कि आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में किसी भी हाल में इस मुख्यमंत्री को रखिए। जानते हैं कौन है वो मुख्यमंत्री हैं आरएसएस के सबसे खास और लाडले देवेंद्र फडणवीस। जी हां, देवेंद्र फडणवीस को लेकर आरएसएस क्या मोदी के उत्तराधिकारी के चेहरे के तौर पर उनमें संभावना तलाश रही है। हाल ही में मोदी के साथ देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है और तब उस दरमियान भी कुछ खबरें उड़ी थी कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है। और अब इस बीच ये खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड में एंट्री करवाना चाहता है आरएसएस। और इसी बात को लेकर शाह अड़ गए, क्योंकि शाह समझ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का मतलब यह है कि मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर सीधी एंट्री। अब ऐसे में अमित शाह ने भी दाव चल गया, दाव सत्र बुलाने का। ये खबरें चल रही हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मालूम नहीं, इस खबर पे मैं आऊंगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के दबाव में आकर अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जाता है तो क्या अमित शाह सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जब कोई और मुख्यमंत्री इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में है ही नहीं तो फिर आखिरकार कैसे देवेंद्र फडणवीस की एंट्री करवा दी जाए। और बाकी के मुख्यमंत्री क्या, क्योंकि इससे पहले नागपुर में एक बड़ा चेहरा था जिसे इस लिस्ट से बाहर किया गया पार्लियामेंट्री बोर्ड से, नितिन गडकरी। याद आया आपको? नितिन गडकरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, उन्हें किनारे कर दिया गया। अब आरएसएस ये चाह रहा है कि भाई नागपुर से देवेंद्र फडणवीस को लाया जाए। अब ये खबर देखिए आई कहां से। वरिष्ठ पत्रकार है समीर, बहुत शानदार लिखते हैं। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर देखिए क्या पोस्ट लिखा है। लिखते हैं कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने लाडले मुख्यमंत्री बीजेपी के सर्वोच्च निर्णायक बॉडी संसदीय बोर्ड में लाने का संदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भेजा है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लेकिन संघ के लाडले और मोदी के दुलारे मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में आने से रोकने के लिए दिल्ली के एक ताकतवर नेता ने तर्क दिया है कि अभी बीजेपी का एक भी मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है। अब यह ताकतवर नेता कौन है? आगे लिखा गया है कि ऐसे में एक मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाने से अन्य मुख्यमंत्रियों को गलत संदेश जाएगा। नेता का नाम नहीं लिखा, लेकिन वो नेता ताकतवर, आप समझ रहे हैं। समीर यहां पर किसका जिक्र कर रहे हैं? अमित शाह का। आगे यहां मसला बिल्कुल साफ अटक जाता है कि संघ संकेत दे रहा है नागपुर से आने वाले एक नेता को पार्लियामेंट्री बोर्ड में पहले से ही बाहर किया जा चुका है, यानी कि नितिन गडकरी को। अब नागपुर से ही आने वाले देवेंद्र फडणवीस की एंट्री आखिरकार आरएसएस क्यों चाहता है? क्यों आरएसएस देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अड़ा हुआ है? नारे उछल रहे हैं हाल ही में। क्या नारे उछले? नरेंद्र के बाद देवेंद्र, यही नारे उछल रहे थे ना। नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी, देवेंद्र मतलब देवेंद्र फडणवीस। और अमित शाह शर्त रख देते हैं कि एक मुख्यमंत्री को शामिल करने से काम नहीं चलेगा। खबरें आ रही हैं कि शाह चाहते हैं कि भाई 4 मुख्यमंत्री शामिल कर दें। अब वो 4 मुख्यमंत्री कोई भी हो सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चाहे उसमें योगी का नाम हो या हेमंत बिश्व शर्मा का नाम हो या शुवेंदु अधिकारी का नाम हो
लेकिन इन्हीं खबरों के बीच आखिरी दाव चलते हैं अमित शाह। खबर छपती है कि विशेष सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है। विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? एक तरफ आरएसएस और शाह विशेष सत्र बुला रहे हैं, क्यों? आप कहेंगे शाह मतलब 22 दिन के बाद विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके मन में भी यह सवाल उठा होगा। अब इस सवाल के उत्तर पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले जरा कांग्रेस के जो सांसद हैं और बड़े नेता हैं जयराम रमेश, वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए जो है यहाँ पर एक शंका जताई है, क्योंकि अभी तक मॉनसून सत्र के समापन का सत्यापन नहीं हुआ है, ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है, राष्ट्रपति का बयान सामने नहीं आया है। अब ऐसे में दैनिक भास्कर की खबर हो, जागरण की खबर हो, ये तमाम खबरें बता रही है कि 13 अगस्त को जो मॉनसून सत्र खत्म हुआ उसको फिर से बुलाने की तैयारी हो रही है। अब हो क्या रहा है? जयराम रमेश इसी को लेकर अंग्रेजी में ट्वीट लिखते हैं, इसका हिंदी तर्जुमा मैं शॉर्टकट में कर देता हूं। ये इनका कहने का मतलब यह है जयराम रमेश का कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री, वो लिख रहे हैं, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आवश्यक 2/3 बहुमत जुटाने में लगे हैं। यानी जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये जो सत्र बुलाने की खबरें छड़ रही हैं, ये राजनीतिक मकसद है इसके पीछे, और वो अमित शाह का बड़ा ऑपरेशन है। बड़ा ऑपरेशन कैसे? अब उस पर आइए। परिसीमन बिल, महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर नया सत्र अगर बुलाया जाता है तो क्या अमित शाह ने वो नंबर इकट्ठे कर लिए? क्योंकि पिछली बार तो नंबर थे नहीं। 17 अप्रैल को जब ये परिसीमन बिल सदन के भीतर लगाया गया, तब उस वक्त याद करिए गुजरात लॉबी को सबसे बड़ी सियासी चोट लगी थी। 528 सांसदों ने वोट किया था तब उस वक्त, और समर्थन में एनडीए के 300 वोट भी नहीं पड़े थे, 298 वोट, और इंडिया गठबंधन 230 वोट। यानी 2/3 के लिए जो आंकड़ा चाहिए था वो आंकड़ा जुटा नहीं पाई गुजरात लॉबी। तो फिर आखिरकार शाह इसी दरमियान ये बड़ा दाव क्यों खेल रहे हैं? क्या वो आरएसएस के सामने ये साबित कर देना चाहते हैं कि मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे बड़ी ताकत वही है? इसीलिए इस सत्र को बुलाकर शाह अपने सबसे बड़े राजनीतिक एजेंडे को पूरा करेंगे, परिसीमन बिल। और क्या वो गणित पूरा हो चुका है? मौजूदा वक्त में टीएमसी का टूटना, उद्धव ठाकरे की पार्टी का टूटना, ये सब कुछ संजोग नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रयोग। और दूसरी तरफ डीएमके को हाल ही में ऑफर दिया कि आइए मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए। 22 सांसद हैं डीएमके के पास, डीएमके अलग हो चुकी है इंडिया गठबंधन से। लेकिन इसी बीच शरद पवार के साथ मोदी की मुलाकात करना, देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आकर मोदी से मिलना, क्या आरएसएस समझ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है? और अमित शाह भी समझ रहे हैं कि पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। इसीलिए आखिरी अस्त्र अमित शाह ने परिसीमन बिल का रख दिया है। और अगर अमित शाह इस परिसीमन बिल को पास करवा देते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से दावेदारी पेश कर सकते हैं इस कुर्सी के लिए, मोदी की कुर्सी के लिए। क्योंकि इससे पहले सत्र जब चल रहा था, उससे पहले एक खबर उड़ी थी कि डिप्टी पीएम बनाने की तैयारी हो रही है अमित शाह को। तो वो खबरें 20 जुलाई को जो सियासी घटनाक्रम हुआ, जो राजनीतिक चोट अमित शाह को लगी है, 20 तारीख के बाद से अमित शाह सदन के भीतर आते नहीं है। वंदे मातरम और बात खत्म। ऐसे में ये खबरें संकेत क्या देती है? पार्लियामेंट्री बोर्ड में देवेंद्र फडणवीस की एंट्री पर आखिरकार क्या वाकई में आरएसएस अड़ चुका है, जो कि शाह नहीं चाह रहे? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में कोई सियासी भूचाल आने वाला है? अमित शाह वाकई में अपनी दावेदारी इस कुर्सी को लेकर पेश करेंगे और आखिरी दाव चलेंगे? और क्या परिसीमन बिल को लेकर वो आंकड़ा जुटा पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।